एक्सो एंडोथर्मिक रिएक्शन लिखवा रहा हूँ। ये बायो वाले बहुत बेहतर तरीके से जानते होंगे इस रिएक्शन को। ये रेस्पिरेशन है, उल्टा ऑफ फोटोसिंथेसिस। लास्ट बट नॉट द लीस्ट तीसरा रिएक्शन लिख लीजिएगा। कोई भी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जो है वो एक्सोथर्मिक होता है। अच्छा, एक चीज और ध्यान में रखिएगा कि ये चार्ज ये भी याद कर लीजिएगा, स्टेट सिंबल भी। ठीक है, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो गए। अब मैं एंडोथर्मिक रिएक्शन लिखवा रहा हूँ। यार अयन, पानी ला देना एक गिलास। मेरे जहन में था कि आज हम शायद एक पास पेपर कर लेंगे, लेकिन चलो कोई मसला नहीं। प्रोजेक्ट्स तो तकरीबन कंप्लीट कर ही लिए हमने। ये रिएक्शन कहीं और भी आ सकते हैं, इस बात को जहन में रखना, इसी वजह से लिख पा रहा हूँ ये। जो जो रिएक्शन मेरे ड्राफ्ट्स में लिखे हुए हैं वो रिएक्शन जरूर याद करके जाइएगा, 10 जगह काम आएंगे। कॉपर नाइट्रेट जब थर्मली डिकम्पोज होता है तो कॉपर ऑक्साइड तो बनता ही बनता है, प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनता है और प्लस O2 निकलता है। इसी तरह प्लेयर्स जो होते हैं, आपने देखा होगा आइस जेल होती है, ये जिनके घरों में कुछ लोग इंसुलिन लगाते हैं तो उनको शायद आइडिया हो, या जो एथलीट है उनको थोड़ा सा पता होगा इस बारे में। जब भी किसी प्लेयर को चोट लगती है तो वो एक किस्म का जेल होता है ना, एक वो तो आइस पैक होता है, वो लगा देते हैं। वो आइस पैक आइस नहीं होती, बेसिकली वो अमोनियम नाइट्रेट होता है। अमोनियम नाइट्रेट एंडोथर्मिक रिएक्शन क्रिएट करता है। कैसे कैसे होता है कि मैं देखिए स्ट्रेट सिंबल लिख लेता हूँ। अब से बाद की क्लासेस में बहुत सारी चीजें नोट करने वाली होंगी। लेक्चर्स को गौर से सुनिएगा, बार बार सुनिएगा, क्योंकि जो चीजें मैं बोलूंगा वो बताते बताते भी वो काम ऐसे होंगे कि जो आपको याद करने होंगे और वो आपको हेल्प करके जाएंगे आगे। वाटर, किस हवाले से वाटर यूज करते हैं बच्चे? ये सॉलिड होता है, और जब ये एक्वस बन जाता है तो ये एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है। आइस पैक में वाटर यूज नहीं करते हैं। वाटर इतना ज्यादा तेजी से गर्म ठंडा नहीं होता जितना तेजी से ये। ठीक है, ये कूलिंग इफेक्ट देता है आपको। अमोनियम नाइट्रेट भरा हुआ होता है उस जेल बॉक्स के अंदर, जो इंसुलिन के पैक्स में लग के आता है या इंसुलिन के कंटेनर्स में लग के आता है ना, उसमें लगा हुआ होता है एक जेल पैक होता है। अक्सर आप किसी कंपनी से इंसुलिन अगर डिलीवरी कराएंगे, होम डिलीवरी, तो आपको वो इस तरह से आइस जेल देगा साथ, ये लेकर आएगा ऐसे पैकेट में जहाँ आइस जेल लगी हुई होगी। तो ये आइस जेल कहलाती है बेसिकली।
अच्छा जी, अब नेक्स्ट टॉपिक जो हम करने जा रहे हैं वो केमिकल एनर्जेटिक्स निकल लिया। अब हम करने जाएंगे स्पीड ऑफ रिएक्शन, लास्ट मेजर टॉपिक ऑफ केमिस्ट्री। करेंगे। अब ये स्टार्ट नाउ वी स्टार्ट स्पीड ऑफ रिएक्शन। कैल्शियम कार्बोनेट है, HCl से रिएक्ट कर रहा है। ये रिएक्शन हम कर चुके हैं बहुत पहले। स्टेट सिंबल लिख लेते हैं इसका। अब ये होता किस तरह से ये देख लीजिए। मार्बल चिप्स। नहीं, वो एक है, सॉल्युबल है। ठीक है। अब इस तरह का कंटेनर होता है, इसके अंदर मार्बल चिप्स रखे हैं और हम यहाँ से क्या डाल रहे हैं, HCl डाल रहे हैं। जब हम इसमें HCl डालेंगे तो क्या होगा, बबल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। इन कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से इवॉल्व होगी, ऐसे ही होगा। और वो जाके कहाँ कहाँ वो हो रही होगी स्टोर, गैस सिरिंज में। गैस सिरिंज में जब स्टोर हो रही होगी तो डेफिनेटली मार्बल चिप्स के साथ कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्ट करेगा, तो किसी हद तक जितना मार्बल चिप्स अवेलेबल होंगे गैस कर सकते हैं। तो जितने मार्बल चिप्स होंगे उतना HCl रिएक्ट करेगा, और एक लिमिट, एक खास अमाउंट तक क्या आएगा, एक खास लेवल तक आपके पास गैस आएगी, और एक खास रेट से रिएक्शन चलेगा। वो मैं रिएक्शन का रेट भी लिख देता हूँ। अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है। विद द ड्यूरेशन ऑफ टाइम कुछ अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रही होगी। पहले स्टीडी स्टेट से हो रही होगी, जाहिर है एक रिएक्शन हो रहा होगा नॉर्मल, और आहिस्ता आहिस्ता कार्बन डाइऑक्साइड बनना बंद होगी और एकदम बंद हो जाएगी, अमाउंट बनना बंद हो जाएगा। व्हाट डज इट मीन, कि जो इस पोर्शन पे आएंगे हम, तो क्या हो गया, रिएक्शन कंप्लीट हो गया। फर्दर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बना, रिएक्शन वापस कंप्लीट हो गया है। ठीक है। लेकिन यहाँ पर कंटिन्यूसली कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है, तो जाहिर है रेट होता है कितने टाइम पे कितना अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है। ठीक है। कर्व एकदम स्टीपर होगा, स्टीपर से आहिस्ता 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 लेसर स्टीपर होते 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 स्ट्रेट कर्व हो जाएगा। ठीक है, रिएक्शन क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब हम इसका ड्यूरेशन निकाल लेंगे कि 10 मिनट में या
10 सेकंड में या 2 मिनट में, 3 मिनट में, 4 मिनट में कितनी कार्बन डाइऑक्साइड बनी, तो उससे हम निकाल लेंगे कि पर मिनट या पर सेकंड कितना कार्बन डाइऑक्साइड निकला था, कितना रेट है इसका। क्लियर? रेट ऑफ रिएक्शन कैसे निकालते हैं? तो हम डिफरेंट अमाउंट यानी कितनी रेट पे कार्बन डाइऑक्साइड निकले तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलना बंद हो जाएगी, जैसे हम उसमें करते थे। अच्छा, एक चीज और, जैसे हम सॉल्ट बनाते थे कार्बोनेट मेथड से, याद आया आप लोगों को? जैसे कि उसमें हम डालते थे, फर्स्ट कर लेते हैं लेड कार्बोनेट डाल रहे हैं हम, रिएक्ट कराएंगे HNO3 के साथ, तो क्या होगा था, मैंने ये बताया था कि जैसे PbNO3 टेकन ट्वाइस प्लस H2O प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। तो हमें पता कैसे चलता था कि रिएक्शन कंप्लीट हो गया? हमें पता ऐसे चलता था कि उसमें कार्बन डाइऑक्साइड के बबल्स आना बंद हो जाते थे और नीचे लेड कार्बोनेट जमा होना शुरू हो जाता था। तो हम समझते थे कि हमारा रिएक्शन कंप्लीट हो गया, पूरा एसिड जो है वो रिएक्ट कर गया किसके साथ? लेड कार्बोनेट के साथ। ठीक है, इसी तरह से हम ये, अच्छा अब एक चीज होती है कैटलिस्ट। कैटलिस्ट स्पीड्स अप द रिएक्शन, स्पीड्स अप द रिएक्शन। यानी अगर एक रिएक्शन 2 मिनट में हो रहा है तो अगर मैं कैटलिस्ट यूज करूंगा तो वो रिएक्शन कितने में हो जाएगा? 1 मिनट में, आधे मिनट में। जैसे IMF और पाकिस्तान की एग्जांपल मैंने दी थी, अमेरिका बीच में कैटलिस्ट आया था, काम करके चला गया हमारी। तो अब क्या होगा? रिएक्शन नॉर्मल हो रहा होगा लेकिन थोड़ा सा तेज हो रहा होगा, तो उसका जो ग्राफ बनेगा वो इस तरह से होगा। यानी कि ये वाला जो है वो कैटलाइज्ड है और ये वाला रिएक्शन नॉन कैटलाइज्ड है। ये देखिए रिएक्शन यहाँ कंप्लीट हो गया। ये कैटलिस्ट में कोई भी चीज हो सकती है, ज्यादातर ट्रांजिशन कंपाउंड्स होते हैं कैटलिस्ट में, अगर वो बताया भी था आपको, ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं कैटलिस्ट में। यूं या यूं? जी, ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं कैटलिस्ट। जो इंपॉर्टेंट चीज है वो देख लें, फैक्टर्स अफेक्टिंग स्पीड ऑफ रिएक्शन। कौन कौन से फैक्टर हैं जो स्पीड ऑफ रिएक्शन को क्या करते हैं? अफेक्ट करते हैं। इस पर हम बात कर लेते हैं अभी। सबसे पहला जो फैक्टर अफेक्ट करता है वो होता है टेम्परेचर। समझने वाली चीज है, लिख लेते हैं। पहले चीज समझा बता देता हूँ। द स्पीड ऑफ रिएक्शन increases if the temperature of reactant increases।
इसकी सिंपल एग्जाम्पल है अम्मा अब्बा की डांट। हम्म। अम्मा अब्बा की डांट से क्या इफेक्ट आता है? जो काम 2 मिनट में हो रहा होता है, वो काम, जो काम 10 घंटे में होता है, वो काम 2 मिनट में हो जाता है। पीछे से अगर अम्मा चीख लगाती हैं या अब्बा चीखते हैं तो। जी अयान भाई, ऐसे ही होता है। मैं ऐसे मुंह से बात कर रहा हूँ, डंडा भी लगाते हैं कभी कभार तो। हमें तो पड़ी हुई है, चप्पलें भी पड़ी हैं हमें तो, लेकिन बहरहाल तुम लोगों को पड़ी नहीं कभी चप्पलें? क्या खानदानी लोग हैं यार आप। आजकल के बच्चे तो इस चीज को जानते नहीं चप्पलों को, लेकिन बड़े खानदानी लोग हैं। अच्छा, ओ सॉरी सर, मतलब रोडों से पिटे हैं आप तो। एक हैंगर, एक ब्रश नहीं होता तो कारपेट में ब्रश लगता है यार, वो लकड़ी का बड़ा सख्त लगता है भाई, वो मारती थी अम्मा। बेलन तो खैर किसी और, हाँ। देगचा नहीं होता, वो जो कफगीर होती है वो ना, मतलब स्टील का देगचा उठा के मार दिया। यार बहुत अजीम लोग हैं यहाँ पर बैठे हुए, हाँ। अच्छा सॉरी सर, मैं सिर्फ चप्पलों वाला आदमी और वो ब्रश वाला आदमी, ब्रश से बहुत पिटा हूं मैं। अच्छा खैर बहरल, तो गुस्से से क्या होता है अब, तेजी तेजी काम स्टार्ट होता है ना, इसी तरह अगर आप रिएक्टेंट की एनर्जी बढ़ाएंगे तो क्या होगा, उनको गर्मी लगेगी, फुदकना शुरू होंगे। अरे एनर्जी बढ़ाएंगे तो फुदकेंगे वो, फुदकेंगे तो तेजी से टकराएंगे। जब तेजी से टकराएंगे तो रिएक्शन क्या हो जाएगा? रिएक्शन होता है कैसे, जब रिएक्टेंट आपस में टकराते हैं तो क्या होता है, प्रोडक्ट बनते हैं। तो जब प्रोडक्ट बनते हैं उससे पहले अगर वो एक रेट से टकरा रहे हैं, जैसे हम कोलिजन थ्योरी कहते हैं, मैं कोलिजन थ्योरी की तरफ आ रहा हूँ। कोलिजन थ्योरी क्या कहती है कि रिएक्टेंट आपस में कोलाइड करते हैं, जिसकी वजह से वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं। तो हीट बढ़ाने से क्या होगा, उनको मैं आग लगाऊंगा तो क्या होगा, उनकी स्पीड बढ़ जाएगी। तो उनकी जो पर यूनिट कोलिजन है, पर यूनिट टाइम कोलिजन है, वो बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, तो कोलिजन थ्योरी होती है बेसिकली, इसमें आपने लिखना है खाली ओइंग टू कोलिजन थ्योरी। क्यों हीटेड मॉलिक्यूल्स, रीजन क्या होता है, हैव हाई एनर्जी दैट्स व्हाई पर यूनिट कोलिजन इंक्रीजेस, टाइम कोलिजन इंक्रीजेस। ठीक है जी। दूसरा जो है वो है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सब्सटेंस यूज एज रिएक्टेंट। दूसरा जो फैक्टर है वो कॉन्सेंट्रेशन। रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं, तो अब अगर मैं रिएक्टेंट्स बढ़ा दूंगा तो ऑटोमेटिकली प्रोडक्ट्स क्या हो जाएंगी, बढ़ जाएंगी। तो रेट क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाता है। अगर मैं रिएक्टेंट बढ़ा दूं तो रिएक्शन क्या होगा, इंक्रीज। इंक्रीजेस द concentration affects the rate of reaction। आज पता नहीं क्या हो रहा, पेन अजीब चल रहा भाई। ठीक है जी। तीसरा है द प्रेशर ऑन द रिएक्शन। तीसरे सही, में मेरा सेकंड पॉइंट क्या लिखा है? कंसंट्रेशन।
ओनली इन गैसियस रिएक्शंस के अंदर होगा प्रेशर का इफेक्ट। प्रेशर का सॉलिड लिक्विड पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। अगर कोई बोले ना सॉलिड रिएक्शन है, सॉलिड कोई कन्वर्ट हो रहा है, तो सॉलिड अगर लिक्विड 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 भी अगर रिएक्ट कर रहे हैं और उस पर प्रेशर बढ़ा होगा तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला रिएक्शन पे। हाँ, अगर दो गैसेस रिएक्ट करिए आपस में तो इफेक्ट पड़ेगा। सर। जी बेटा मेरा। सर हीटिंग से स्टेट में चेंजेस नहीं आते? इससे हीटिंग से। नहीं, हीटिंग से आपकी वो बढ़ जाती है, स्पीड ऑफ मॉलिक्यूल्स बढ़ेगी, जिसकी वजह से हीटिंग बढ़ जाएगी आपस में। हीटिंग बढ़ेगी तो उनके रेट बढ़ जाएगा, ये होता है फर्क खाली, और कुछ नहीं होता, कोई फर्क नहीं पड़ता। सॉलिड कंप्रेसिबल नहीं होता ना, गैस कंप्रेसिबल होती है, इस वजह से प्रेशर का इफेक्ट। इसकी सिंपल एग्जांपल चेक कर लो। इसमें भी कंडीशन है, ये देखो, N2H2 NH3। यहां पर नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, टोटल गैसेस के नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, तो मुझे बताएगा किनके। और यहाँ कितने, 2 मोल्स। जहां पर मोल कम होंगे रिएक्शन उस तरफ बढ़ जाएगा, जहां पर मोल्स कम होंगे गैसेस के वहां पर रिएक्शन क्या होगा, बढ़ जाएगा, उस डायरेक्शन में बढ़ जाएगा। यानी कि अगर मैं प्रेशर इंक्रीज करूंगा तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगा। इंक्रीज इन प्रेशर results in increase of rate of reaction। ठीक है जी, लेकिन ये ध्यान में रखिएगा, जहां मोल्स कम होंगे उस साइड पे जाएगा, जहां मोल्स कम होंगे उस साइड पे जाएगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इट्स पार्टिकल साइज। मार्बल के मैं बड़े बड़े चिप्स लूं इस तरह से, जो मार्बल चिप्स मेरे पास पड़े हुए हैं, या मैं इसका ले लूं क्रश करके मार्बल चिप्स पाउडर, तो रेट ऑफ रिएक्शन इधर ज्यादा होगा इधर कम होगा, क्योंकि मैंने उसको कूट के क्या कर दिया, उसका सरफेस एरिया एनहेंस कर दिया। तो इंक्रीजेस द सरफेस एरिया रिजल्ट्स इन इंक्रीज इन रेट ऑफ रिएक्शन। हाँ, प्रेशर में हमेशा लेस नंबर ऑफ मोल्स की तरफ जाएगा, रेट बढ़ेगा उस तरफ। ठीक है जी। अगर मार्बल चिप्स को मैं मार्बल चिप्स बड़े बड़े साइज के रखूंगा तो रेट ऑफ रिएक्शन स्लो होगा। अगर मैं उसी को पीस दूंगा, तो अगर मैं पाउडर बना दूंगा, पाउडर का रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, तेज होगा। यानी कि कुटी हुई चीनी तेजी से घुल जाएगी चीनी के अंदर, यानी आपकी चाय के अंदर, लेकिन अगर आप बड़े बड़े पीसेस चीनी के घोलोगे तो वो देर से घुलेंगे। ठीक है, तो इसका रेट ऑफ रिएक्शन बड़े साइज से क्या होता है, देर से रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, स्लो हो जाता है। तो ये चार चीजें इंपॉर्टेंट है: टेम्परेचर, concentration of substance used, the presence, the pressure of on the reaction only in gases, particle size, और आखिर में आता है कैटलिस्ट, जो भी मैं आपको बता चुका हूं। कैटालाइटिक कन्वर्टर क्या काम करता है वो देख लीजिएगा। एक कैटालाइटिक कन्वर्टर कभी भी सवाल आ जाता है,
कैटालाइटिक कन्वर्टर आपकी गाड़ियों में लगा हुआ है, ये अक्सर पूछ लेता है वो, इसमें क्या चीज हो रही होती है, तो कौन कौन सी गैसेस कन्वर्ट हो रही थी वो भी बता देता हूँ मैं। कार्बन मोनोऑक्साइड बन रही होती है इनकम्प्लीट कंबस्शन से, और नाइट्रोजन ऑक्साइड बन रही होती है, नाइट्रोजन ऑक्साइड बन रही होती है सर। तो ये कैटालाइटिक कन्वर्टर होता है, इसमें कैटलिस्ट होता है। कैटलिस्ट बता दूं क्या होता है, मैं बता देता हूँ अभी, कौन कौन से होते हैं इसमें बता देता हूँ अभी। कार्बन डाइऑक्साइड जो कि, और नाइट्रोजन गैस बन रही होती है, ये फिर आपके उससे बाहर आ रही होती है, साइलेंसर से बाहर आ रही होती है गाड़ी से। इसमें जो कैटलिस्ट यूज होते हैं वो अक्सर पूछ लिए जाते हैं, आजकल पूछ रहा है वो, ठीक है जी। वो बेसिकली क्या होते हैं, प्लैटिनम प्लस इसके साथ पैलेडियम यूज होता है। ये दो किस्म के मेटल्स यूज होते हैं, ये ट्रांजिशन मेटल्स हैं दोनों, एज अ कैटलिस्ट यूज होते हैं। ये आपका कैटालाइटिक कन्वर्टर गाड़ियों में जो लगा होता है। अच्छा जी, एक चीज और है, थोड़े से बायो वाले इसको जानते होंगे लेकिन आप समझ लीजिए। बायोलॉजिकल कैटलिस्ट को अंग्रेजी में कहते हैं एंजाइम्स। हाँ, कैटालाइटिक कन्वर्टर में यही होंगे रिएक्शन में, एंजाइम्स। एंजाइम्स का जो डी नेचर है वो, अगर लेस दैट ग्रेटर देन 42 की सेल्सियस, तो क्या हो जाते हैं वो, डी नेचर्ड हो जाते हैं, यानी कि वो अपनी फंक्शनैलिटी खो जाते हैं। ऑप्टिमम फंक्शन जो होता है वो लेस देन, optimum function of this is performing at 37 डिग्री सेल्सियस। ऑप्टिमम एक्टिविटी कहाँ मिलती है एंजाइम्स की, 37 डिग्री, यानी कि 37 डिग्री ऑप्टिमम होती है, और लेस देन और इक्वल्स टू 37 डिग्री ऑप्टिमम एक्टिविटी मिलती है। ग्रेटर देन 42 पे क्या होता है, वो डीनेचर्ड हो जाते हैं, एंजाइम्स काम नहीं कर पाते, ठीक है। तो बायोलॉजिकल कैटलिस्ट होता है, इतना जानना जरूरी है। इसके अलावा ये इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, ये अक्सर आपके पेपर में पूछ लिया जाता है। बाकी मैं इसका वो देख लेता हूँ और क्या बताना मुझे जरूरी था। प्रेशर हो गया, एक्टिवेशन एनर्जी हो गया, कोलिजन थ्योरी हो गई, मेजरिंग रेट भी बता दिया, रेट ग्राफ्स भी बता दिए, पार्टिकल साइज रेट हो गया, टेम्परेचर रेट हो गया, बायोटेक्नोलॉजी यूजिंग बायोलॉजिकल रिएक्शंस इन्वॉल्विंग एंजाइम्स प्रोड्यूस यूजफुल केमिकल एंड ड्रग्स। अच्छा, बायोटेक्नोलॉजी बायोटेक्नोलॉजी। फ्रोजन फूड तो हर एक ने खाया है, लोग यूज करते हैं फ्रोजन फूड, खाया, क्या खाया। फ्रोजन फूड, अबे केनेन्स, मन्नो सलवा, जो मेमन बनाते हैं तुम ही नहीं खाते, मेमन ही बनाते हैं नैनीताल वाले। आपने खाया, लास्ट क्या खाया था, मुंह से हाँ, पराठे वो डॉन के मुसलमान। सर वो तो टेम्परेचर की वजह से जो है वो डीनेचर्ड नहीं होता है। हाँ, मैं उसमें बता रहा था, एक प्रोडक्ट डलती है नॉर्मली, उसका जिक्र आपकी बुक्स में भी है, एमएसजी। ये होता है मोनो सोडियम ग्लूटामेट। ये आपके जो चिकन क्यूब्स आते हैं ना,
देखें चिकन क्यूब्स डाल दो, स्टॉक जो आता है, अक्सर कनौर का स्टॉक आ रहा है आजकल, कैनन्स का स्टॉक आ रहा है, तो उसमें ये प्रोडक्ट यूज होती है। ये बेसिकली एक एंजाइम है, जो एंजाइम तरीके से है, लेकिन ये फूड एडर्स के तौर पे होता है, और इसका जो फ्लेवर है ना, ये मीट फ्लेवर है ये। इन इसको अगर आप चखेंगे तो आपको लगेगा जैसे आपने गोश्त की बोटी खाई है। और अक्सर केएनएन के फूड पे लिखा होता है कि एमएसजी से पाक है वो, लिखा है ना, लिखा होता है एमएसजी से पाक है, एमएसजी नहीं है इसके अंदर, मीट फ्लेवर एडिटिव नहीं डला हुआ है इसके अंदर। हाँ, हाँ। सो बेसिकली ये यूज होते हैं बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी का थोड़ा सा आपके कोर्स में है, फूड एडिटिव, प्रिजर्वेटिव्स और फूड एडिटिव्स में, वो बताना पड़ेगा आपको। बाकी क्या हो गया हमने, और क्या रह गया, वो सल्फर रह गया और एयर एंड वाटर रह गया था। ठीक है जी, एयर एंड ऑक्सीजन, सल्फर रह गया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे अमोनिया की प्रिपरेशन, मुझे याद दिलाइएगा, NH3 की प्रिपरेशन, H2SO4 की प्रिपरेशन, और एयर एंड ऑक्सीजन। नेक्स्ट क्लास हमारे कोर्स की आखिरी क्लास होगी, उसके बाद पास्ट पेपर्स इंशाल्लाह। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास हमारे कोर्स की आखिरी क्लास होगी, उसके बाद फिर हम इंशाल्लाह पास्ट पेपर्स पे आ जाएंगे। ये 3 मेजर टॉपिक्स रह गए। ठीक है, आज के लेक्चर को गौर से पढ़िएगा, और बुक में 2 चैप्टर्स हैं, स्पीड ऑफ रिएक्शन है एक, और एक है केमिकल एनर्जेटिक्स। ये दोनों आपने पढ़ने हैं, बुक से पढ़ने हैं। जो भी उसमें समझना है मुझसे पूछ लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।